नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। एस सजवान प्रोडक्शन निरंतर मुद्दों की बात करता है, लोक संस्कृति की बात करता है, अपनी धार्मिक आस्था, अपने पर्यटक स्थल, रोजगार और राजनीति से जुड़े हुए उन तमाम बिंदुओं की बात करता है। वर्तमान जो समय चल रहा है वो कोरोना वायरस की तरह तहत पूरा देश वर्तमान में जूझ रहा है और जिस प्रकार से पूरे देश के भीतर संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, किंतु इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है वर्तमान में जागरूक रहने की और लोगों को जागरूक करने की। जी हाँ, जिस प्रकार से मैंने पहले कहा था कि आज क्योंकि अब बज चुकी है बिल्कुल 6 और 6 बजे साय को जिस प्रकार से हमने आप लोगों से वादा किया था कि आज हम आप लोगों के बीच में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण, जिस प्रकार से गाँव के गाँव पहाड़ों में वर्तमान समय में खांसी, बुखार, जुकाम की चपेट में आ रहे हैं, इसी को देखते हुए आज जो है हमने अपने बीच में कुछ चिकित्सकों और हमारे समाज सेवियों को लेकर के हम लोग सामने आए हैं। तो मैं बता दूं, आज हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक जैन, जो कि एमबीबीएस एमएसएम मास्टर सर्जन है और वर्तमान में अरिहंत अस्पताल देहरादून में हैं और वो आज विशेष चर्चा का हिस्सा बनने जा रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के। जिस प्रकार से लगातार पहाड़ों में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है, वायरल बुखार हो चाहे कोविड संक्रमण के बुखार हो, इन तमाम विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में रहेंगे जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम अरेंज किया है, वो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हमारे बीच में जोश सिंह बिष्ट जी। तो मैं दोनों लोगों को सबसे पहले आज मुख्य मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं चर्चा के लिए और तमाम लोगों से निवेदन है आप सभी लोग जुड़ते जाएं। एस सजवान प्रोडक्शन का आज स्वास्थ्य संबंधी हमारा यह खास कार्यक्रम आप सभी लोगों के बीच में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जिनके द्वारा यह पूरा कार्यक्रम आज पहाड़ के उन तमाम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहते हैं, वर्तमान में फैल रहे उस तमाम, चाहे वो वायरल बुखार हो चाहे कोविड संक्रमण का बुखार हो, उसको लेकर के ये पूरी चर्चा आज जिन्होंने आयोजित की है वो है जोश सिंह बिष्ट जी। जोश सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस सजवान प्रोडक्शन में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक जैन जी, जो कि एमबीबीएस है, मास्टर सर्जन है, अरिहंत अस्पताल देहरादून से, और वे आज हमारे मुख्य हिस्सा होंगे स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं को लेकर के। तो डॉक्टर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? डॉक्टर साहब ने अपना जो है, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने वीडियो म्यूट किया हुआ है। वीडियो हाँ आ गए हैं डॉक्टर साहब, आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है एस सजवान प्रोडक्शन के इस कार्यक्रम में। पहाड़ की जनता आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और स्वागत है जी, नमस्कार। बिल्कुल जी, नमस्कार जी, बिल्कुल। और स्वागत है अपने तमाम उन दर्शकों का जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तमाम लोग, सभी लोगों से निवेदन है आप लोग इस स्वास्थ्य संबंधी इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि आज हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक जैन स्वास्थ्य संबंधी जितनी हमारी समस्याएं वर्तमान में चलती आ रही है इनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आधा घंटे का समय आज हमने इस कार्यक्रम के लिए रखा है, तो आज क्योंकि सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत कर चुका हूं, वंदन कर चुका हूं, अभिनंदन कर चुका हूं पहाड़ की जनता की ओर से और अपनी ओर से। आज सबसे पहले तो आप भगवान बद्री विशाल की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी प्रकार से आप तमाम सेवा कर रहे होंगे वर्तमान समय को देखते हुए। लेकिन आज मैं क्योंकि मैं सीधे अब विषय पर आ रहा हूं और विषय को देखते हुए जिस प्रकार से सर एक मुख्य समस्या है पहाड़ों में इन दिनों दिखाई दे रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्रत्येक गांव में बुखार, जुकाम और खांसी, इसके पेशेंट साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं गांव के गांव। ये मैं जानना चाहूंगा, क्या ये वर्तमान जो समय है ये वायरल को लेकर के है या फिर ये समस्याएं आ क्यों रही हैं सर? मैं जानना चाहूंगा सर आपसे डॉक्टर साहब। देखिए, वैसे तो इस टाइम जब मौसम बदलता है तो वायरल फीवर वैसे भी नॉर्मली होता ही है और काफी कॉमन होता है और काफी जल्दी फैलने वाला होता है। बट आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस हिसाब से कोरोना वायरस का इसका संक्रमण चल रहा है और जिस हिसाब से पूरी की पूरी फैमिलीज पॉजिटिव आ रही है, तो हमें अगर आज के टाइम में अगर कोई ऐसा
बुखार, खांसी या सांस फूलने की तकलीफ होती है, तो हमें सबसे पहला जो हमारा शक जाना चाहिए वो कोरोना के इन्फेक्शन का ही होना चाहिए। बिल्कुल और सर। जी, हाँ सर, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, एक तो ये पता नहीं चल पा रहा है जो कोरोना का बुखार है उसमें और एक साधारण बुखार में ये इसमें हम एक भिन्नता कैसे लाएं, यानी कि इसमें अंतर क्या है सर? थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को आप समझा दें सर। देखिए, सबसे पहले जो था, मतलब इस बार जो हमारा को वो जो वेव आई है, जो सेकंड वेव आई है, उसमें जो म्यूटेंट है कोरोना वायरस का, उसके सिम्टम्स पिछले वाले वायरस से बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है। और इस बार जो वायरस है उसके सिम्टम्स में सारे सिम्टम्स जो कॉमन एक वायरल फीवर में होते हैं वो सारे के सारे इसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार था, हमारे को ये था कि हमारे अगर सूखी खांसी हो रही है और उसके साथ सांस फूल रहा है और अगर तेज बुखार है जो कि 5 दिन तक चल रहा है, तो हम उसको पहले शक के दायरे में लाते थे कि ये कोरोना हो सकता है। पर आजकल देखा जा रहा है कि काफी सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि पहले नहीं थे, जैसे कि पेट का चलना, लूज मोशन होना, या फिर बहुत ज्यादा उल्टियां होना। कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे गए जिनके पहले सिम्टम्स यही शुरू हुए थे। तो आज के वर्तमान टाइम में और जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ा हुआ है, स्पेशली देहरादून, हरिद्वार और घनी आबादी वाले क्षेत्र में, तो वहां पे अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं जिसका मतलब तेज बुखार है जो कि 2-3 दिन से बना हुआ है, और आपका हो सकता है कि खांसी शुरू हो जाए या धीरे धीरे हल्का थोड़ा सा सांस फूले, सांस भी ना फूले, आपको हल्का सा ऐसा महसूस दे कि आपको छाती पे जो है थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वजन रखा हुआ है, अगर आप चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसको सबसे पहले शक की निगाह से देखना चाहिए और तुरंत जो है एक चिकित्सक से परामर्श करके उसका कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं है वो हमारे को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे बीच में जिस प्रकार से ज्योतिषियम बिष्ट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आज रखा है एस1 जी प्रोडक्शन के माध्यम से, ताकि जो हमारे तमाम लोग हैं पहाड़ के उन्हें जानकारी मिल सके। बिष्ट जी, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति भी हैं, और जिस प्रकार से ये वायरल लगातार बढ़ रहा है सर, एक तो आज तक जो मुझे जहां तक अनुभव हो रहा है, हमने आज तक एक साथ इतने ज्यादा गांव बुखार से पीड़ित नहीं देखे हैं सर। आप क्या कहोगे सर इस संबंध में, जिस प्रकार के गांव बुखार से पीड़ित देखे जा रहे हैं वर्तमान समय में? जोशी बिष्ट जी। मैं श्री सुनील सजवाण जी, आपका और डॉक्टर अभिषेक जैन जो अरिहंत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैन साहब, आपने अपनी व्यस्तम समय में से, क्योंकि आपके यहाँ जो अलग अलग किस्म की सुविधाएं आपके अस्पताल में, उसके अलावा आपने कोविड वार्ड भी एक चला रखा है और आप लोगों का टीकाकरण भी कर रहे हैं, तो उसमें से आपने समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी सजवाण जी, आपने जो चर्चा में मुझसे सवाल किया कि गांव गांव में बुखार आ रहे हैं, असल में मौसम के बदलने के साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बुखार तो आते हैं, वायरल फीवर भी होता है, लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से आई, जिसका अंदाजा लोगों को था नहीं, और लोग उसके लिए कितने तैयार थे कितने तैयार नहीं थे, वो भी दिखाई दे रहा है कि अगर तैयार होते तो शायद हम समय से पहले बहुत सारी चीजों को रोक लगा करके अपने को बचा सकते थे। अचानक से ये सब नहीं हुआ। उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये बैसाख का महीना होता है, जैसे बैसाखी शुरू होती है, उसके साथ शादी ब्याह शुरू होते हैं, और शादी ब्याह के साथ लोगों का जो भीड़ भड़का और मजमा लगता है, और गांव में जो अपनत्व का भाव होता है, जो हम लोग थोड़ा भावुक होते हैं, तो उसमें एक दूसरे से मिलने जुलने में परहेज नहीं करने से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैल गया। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, हम इस पर ज्यादा बेहतर होगा कि उनसे बातचीत करें और उनसे बातचीत करके कुछ जाने, ताकि लोग उसका फायदा उठा सके। तो मैं डॉक्टर साहब से एक मेरे मन में सवाल है कि आपने कहा कि इस समय अलग हैं, हेलो। लेकिन इस बार मेरी आवाज आ रही? हाँ, जी अब जी आ जी, रही आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर हम गांव में जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आखिर बुखार किसका है। आपने कहा कि हमको पहला शक कोरोना का करना चाहिए, तो अगर इस ढंग के लक्षण उभरते हैं, उस दशा में
हम अगर जांच कराते हैं तो वहां से ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा से लेकर के अस्पताल तक पहुंचने का जो झंझट है, फिर वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बहुत कमजोर होने के कारण हम प्रॉपर जांच में और उसका रिजल्ट आने में समय लग जाता है। और तब तक अगर उपचार न करें तो फिर निश्चित रूप से आदमी को दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो मेरा एक निवेदन आपसे है कि ये जानकारी देने का कष्ट करें कि ऐसे लक्षण उभरने पर आदमी को फौरी रूप से उपचार क्या करना चाहिए, कि वो चाहे साधारण बुखार है चाहे वो कोरोना का बुखार है, तो उस पर आपकी राय मैं जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस तरीके के लक्षण आते हैं तो सबसे पहला काम जो करना है वो अपने आप को आइसोलेट करने का है, अपने आप को बाकी अपने परिवार से, सब लोगों से अलग रखने का है। सबसे पहला तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपको बुखार आता है और जो उसके सिम्टम्स थोड़े बहुत होते हैं कि जुकाम है या खांसी हो रही है, तो आप उसका एक बेसिक जो पैरासीटामोल एक हमारी दवाई होती है बुखार की, वो जब जब बुखार आए तब तक ले सकते हैं। भाप लेना शुरू करें। वो तो आजकल गांव में मतलब आप पतीले में पानी गर्म करके उसमें भाप बनती है, वो तौलिया डाल के उससे भाप ले सकते हैं। और एक जो मल्टीविटामिन अगर अवेलेबल है आसपास, विटामिन सी जिसे बोलते हैं, और मल्टीविटामिन की वो दवाई शुरू करें। अगर आपको 3-4 दिन में बुखार नहीं टूट रहा है तो फिर हमारा को उसका टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है, और उसके बिना फिर आगे का इलाज नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए सबसे पहले तो ये है कि हम भाप लेना और बुखार की दवाई और एक मल्टीविटामिन, ये 3 चीजें शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो वायरल फीवर होता है वो 3 से 4 दिन में उतर जाता है। तो अगर 3-4 दिन में बुखार उतर जाता है बट उसके बाद भी अगर हम जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम अपने आप को आइसोलेटेड रखें। एटलीस्ट 10 से 14 दिन का जो आइसोलेशन जो हमारा कोरोना के लिए होता है वो रखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि कोरोना का इन्फेक्शन में भी 4 से 5 दिन में बुखार उतर जाता है, बट वो पेशेंट की इन्फेक्टिविटी बनी रहती है। मतलब वो पेशेंट संक्रमण जो है दूसरे व्यक्ति को दे सकता है उस टाइम तक। तो हमारे को जरूरी है कि अगर खांसी बुखार जुकाम हुआ है तो हमें आइसोलेट होना है। एक जो कोरोना के लिए प्रिस्क्रिप्शन अस्पतालों में दिया जा रहा है इस समय, वो मैंने सुना कि जिनका सरकार ने एक फैसला किया है कि जिन लोगों को हम बुखार है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों के, हमारा जो फोकस बातचीत का वो ग्रामीण क्षेत्रों तक बात पहुंचे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उन लोगों को सरकार ने एक दवाई की किट भी तैयार करके कि जो कोरोना पॉजिटिव आएगा उसको दवाई की किट देंगे। अब ये तय हो गया है कि जब हम किसी का सैंपल लेंगे तो सैंपल लेते ही उसको दवाई की किट दे देंगे। उस दवाई की किट में जो दवाइयां हैं, आपकी जानकारी में निश्चित रूप से होंगे कि सरकार किस किस्म की दवाई उपलब्ध करा रही है और क्या ये स्वास्थ्य विभाग की टीम देगी। उसमें कोई बहुत ज्यादा एमबीबीएस या उस हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं होते हैं। आशा कार्यकर्त्री अधिकतम एएनएम जाकर के ये सब करती हैं या उनका लैब टेक्नीशियन करता है, जो मेरी जानकारी है। तो उस दवाई को ले लें या सैंपल न देने वाले लोगों के लिए आपकी क्या राय है, वो मैं जानना चाहूंगा कि केवल पैरासीटामोल या उससे अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो उस दशा में क्या होना चाहिए। देखिए, उसके बाद अगर आप सैंपल नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये है कि वो जो किट है, जो आशा आप बता रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर या आशा जो है उस क्षेत्र की वो लेकर आ रही हैं, वो तो जरूरी होगा। मेरे को लगता है जहां तक कि अगर वो किट भी लेकर आ रही है तो उनके पास कुछ ना कुछ तो तरीका होगा कि वो जांच भी कर सकें। और इन केस अगर जांच नहीं हो पा रही है तो बहुत सी बार एम्पेरिकली दिया जाता है। अगर शक का जो वो है दायरा बहुत ज्यादा है, सपोज उसी घर में ही किसी और को भी संक्रमण हुआ है जो कि टेस्टेड है पॉजिटिव, और दूसरा जो है उसी घर का परिवार का एक व्यक्ति जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं बट टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो मेरे हिसाब से एम्पेरिकली हम उनको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात होती है कि अगर घर में किसी एक को है और दूसरे को भी सेम सिम्टम्स आना शुरू हो गए जो 4-5 दिन तक नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसके संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हमें तो वो किट का फिर उपयोग करना चाहिए उस टाइम पे। जी सर, एक सवाल आ रहा है सर। एक भीमराज सिंह चौहान है, वो लिख रहे हैं सर कि 2 बार उन्होंने टेस्ट करवा दिया है और वो नेगेटिव आई है इनकी रिपोर्ट, लेकिन इन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है और हल्की खांसी भी इन्हें हो रही है, और जब ये दबा रहे हैं चेस्ट को तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। तो सर क्या है, ये क्या हो सकता है? देखिए, इसमें कोरोना का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। आजकल टेस्ट जो है वो काफी बार नेगेटिव आ रहे हैं,
मेरे हिसाब से इन्हें अपने सबसे नजदीकी अस्पताल में जाके एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर सिम्टम्स और ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा है तो एक सीटी स्कैन होना चाहिए इनका, छाती का। और छाती का। आजकल, हाँ, और इसमें जो है सीटी स्कैन से ऑलमोस्ट हम पूरा डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये इसी वजह से ही है, कोविड की वजह से ही है। और उसमें हमारे को हम उसकी सिवियरिटी भी साथ साथ देखते हैं। हम सीटी स्कैन में सिर्फ डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, डायग्नोसिस के साथ साथ हम सिवियरिटी भी देखते हैं कि क्या सिवियरिटी है और उसका क्या इलाज होना चाहिए। तो जी मेरे सर। हिसाब से इनको तुरंत परामर्श करना चाहिए। जी सर सर। अब एक सवाल और है कि जो लोग गांव में जैसे उनको बुखार और ये सब सारे सिम्टम डेवलप होते हैं, तो ऐसी कौन सी स्टेज है कि जब आदमी जो होम आइसोलेशन में है वो होम आइसोलेशन में हम्म। रहने के बजाय उसको पक्के तौर पर अस्पताल की तरफ मूव करना चाहिए? एक स्टेज वो देखिए, जब, आती है कि जी जी, जी, सॉरी, आपका सवाल शायद पूरा नहीं हुआ अभी तक। जी जी। आप समय किस दशा में देंगे कि उसको घर में रहने के बजाय पक्के तौर पर अस्पताल की दिशा में बढ़ना चाहिए? अस्पताल जी। में जो है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स का परामर्श लेकर के वहां पर भर्ती हो जाना चाहिए, वहां से परामर्श लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो है वो तो है मापदंड जो हेलो। रहता है, एक होता है कि बुखार अगर 5 दिन से ज्यादा से मतलब उससे ज्यादा से चल रहा है, और तेज बुखार चल रहा है, मतलब 101 102 के आसपास अगर बुखार चल रहा है और जो 5 दिन से ज्यादा कंटिन्यू कर गया है, तो उस स्थिति में। दूसरा, जब सांस फूलने लगे, जब नॉर्मल अगर कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं अपने घर की, या नॉर्मली जैसे टॉयलेट जाना होता है या खाना खाना है, उतनी देर में भी अगर उनका सांस फूल जाता है तो तुरंत दिखाना चाहिए। और एक, अगर वहां पे उपलब्ध नहीं होगी सुविधा, बट अगर किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर है और वो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, तो उसमें अगर 90 या 91% ऑक्सीजन सेचुरेशन दिख रहा है तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। सर इसमें के क्वेश्चन आ रहा है, रीना असवाल है, वो लिख रही है कि सुनील जी, हम्म। टेंसिल होना भी एक समस्या है क्या विद फीवर? जो टेंसिल है उसको टॉन के साथ बुखार भी आ रहे हैं। टॉन्सिल। टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं? टॉन्सिल, टॉन्सिल, टॉन्सिल्स हाँ। की। अच्छा। टॉन्सिल, हाँ। नहीं, देखिए, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स एक तरीके से एक गांठ होती है हमारे यहाँ, जो हमारे एक ग्रंथि बोलते हैं उसे, लिम्फ नोड्स बोलते हैं उसे। तो उस तरीके का वो एक काम करते हैं। तो जो कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे मुंह के आसपास या इस रीजन में होता है, तो उस इन्फेक्शन का जो ड्रेनेज है उसकी वजह से वो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन चला जाता है और टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, और उसका इन्फेक्शन, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो हाँ, इस बीमारी में भी टॉन्सिलाइटिस साथ में मिल सकता है, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि टॉन्सिलाइटिस है तो कोविड होगा, मतलब दोनों ही चीजें हैं। सिर्फ ये है कि एहतियात बरतनी है। कोई भी चीज अगर 5 दिन से ज्यादा दिन तक चल रही है और नॉर्मल उपचार की वजह से ठीक नहीं हो रही है, तो हम उसे कोविड सोचें। सर एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक खान पान की बड़ी समस्या है सर। वैसे तो जी यहाँ पर हर चीज है, लेकिन एक सही तरीके से उसको जो गांव के लोग हैं वो उसका उस आहार को ले नहीं पाते हैं सर। थोड़ा आप बताएं कि जिस प्रकार से वर्तमान में कोविड का समय, और जो सबसे बड़ी बात है हमारी एंटीविटी को, हमारे जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको लेकर के है। तो थोड़ा आप बता दें कि किन चीजों से, जिस प्रकार से विटामिन सी है या विटामिन डी है, मुख्य पोषक तत्व, तो इनको कितनी मात्रा में लेना है, कब कब लेना है, थोड़ा आप हमारे तमाम दर्शकों को बता दें सर, डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे अच्छा तो देखिए, जो खाने पीने का अगर आप पूछेंगे कि क्या खाना चाहिए, तो जो सीजनल चीजें जो उगती हैं उस सीजन के लिए, वो सीजनल चीजें सबसे अच्छी होती है। सबसे पहले तो कोई भी रखा हुआ या प्रिजर्व करा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में तो हम ज्यादातर खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, तो पौष्टिकता की तो क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है। शहर में हम सोच सकते हैं कि हम स्टोर्ड फूड ज्यादा खाते हैं और पौष्टिक आहार कम लेते हैं, तो गांव में उस तरीके की चीजें नहीं आती है। दूसरा, जहां तक है कि विटामिन सी हमें जो है थोड़ा सा मात्रा हमारी रखनी चाहिए अपने डाइट में। जो कि जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, या जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू है, इन तरीके की जो चीजें होती हैं उनसे हमारे को विटामिन सी मिलता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। और जहां तक है, हम अपनी नॉर्मल डाइट फॉलो करें, बहुत हैवी डाइट ना लें, तला भुना मिर्च मसाला अवॉइड करें। और मेरे हिसाब से तो जहाँ के, मतलब हम जो एक
सीजनल डाइट होती है कि इस सीजन में ये सारी चीजें उग रही हैं, तो उन सब का सेवन हमें करना चाहिए। जी सर। सर एक सवाल और आया डॉक्टर है दिनेश अच्छा ठीक है, तो हाँ बोलो जोसिन विशी आप। मैं एक चीज कह रहा था असल में, एक तो है कि हम किसी मरीज को, चाहे उसको कोरोना हो गया या दूसरी बीमारी हो गई, तो उसको दवाई दे करके या हॉस्पिटल में एडमिट करके जो अलग अलग तरीके उसके लिए तो किसी भी ट्रीटमेंट के इस्तेमाल होते हैं वो करते हैं। एक जो मैं देख रहा हूँ कि दवाई के अलावा शरीर की जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो उस जी। आदमी पर कभी भी किसी बीमारी का असर कम होता है। तो एक तो इस प्रश्न पर जरा, और दूसरा एक चीज मैं और देख रहा हूँ, हम टेलीफोन उठा रहे हैं आजकल, किसी को कॉल करते हैं या हमको घंटी आती है तो आता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, डायलर टोन में टीका लगाने के बारे में पूरा लंबा लंबा आता है। उसके अलावा सड़क पर जो एम्बुलेंस सायरन बजा करके, खाली सड़क पर भी सायरन बजा के दौड़ रही हैं, और उसके साथ साथ अखबार पर, टीवी पर और सोशल मीडिया पर जिस ढंग से लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, लोगों के संक्रमण की खबरें बड़ी संख्या में आ रही हैं, तो उन सब से जो अस्पताल में भर्ती मरीज है या चाहे वो घर में होम आइसोलेट है, वो ये सब खबरें जब उस तक पहुंचती हैं, डॉक्टर साहब उसकी मनोदशा पर क्या असर पड़ता है, उसका मनोबल कितना गिरता है इन सब चीजों से, और उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस बार जो हमारे मरीज जो एडमिटेड है हमारे अस्पताल में भी काफी सारे मरीज, 50 के आसपास मरीज रहते हैं, 45 टू 50 पेशेंट। तो हम जो जी सबसे ज्यादा मतलब बीमारी के साथ साथ जो एक चीज का हम जो हमारे को जिसका इलाज या कह सकते हैं कि जो हमें झेलना पड़ता है, ज्यादा हो रहा है, वो है एक एंजाइटी। और जी क्योंकि हो क्या रहा है कि आजकल हम इतना ज्यादा कनेक्टेड है, अब जो पेशेंट्स जो एडमिटेड रहते हैं उनका ये सब की वजह से बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। आईसीयू के हमारे काफी सारे मरीज हैं, वो आईसीयू साइकोसिस में चले जाते हैं, क्योंकि एक सबके मन में दिमाग में वो आ गया है डर एक तरीके से। तो एक इस जंग को कह सकते हैं हम, हाँ, इस जंग को जीतने की बजाय लोग डर के और ज्यादा और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और अपने आप को वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब हम नहीं जीत सकते या अब हम ठीक नहीं हो सकते हैं। एक ये वाला फैक्टर हमने बहुत ज्यादा मरीजों में आजकल देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हमें साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिस्ट की उनकी मदद भी लेनी पड़ रही है। और क्योंकि मेरे ख्याल से डर तो एक है ही, और डर देखिए इस बार जो वेव आई है उसको देखते हुए तो डरने की भी एक जरूरत तो है ही। बट हाँ, उसके साथ साथ ये है कि डरना हमें मेन बीमारी से पहले है, कि हमें बीमारी ना हो। अगर हम उस स्टेज में डरते हैं और अपने आप को डिस्टेंट रखते हैं और अपने आप को पूरी प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। बट हो क्या रहा है कि वो एक बीमारी के साथ जो डर बना रहता है, और कुछ मरीज होते हैं जो कि थोड़ा सा डिटोरिएट होने लगते हैं या प्रोग्रेसिव नेचर में रहते हैं, उनको देखा देखी जो मरीज एक स्वस्थ मरीज भी है या जो बीमार है बट सही हो रहा है, वो और बीमार होना भी शुरू हो रहे हैं। मतलब हमने एक ये भी चीज देखी कि जैसे वार्ड है, वार्ड में एक पेशेंट थोड़ा सा बहुत ज्यादा बीमार है और एक नहीं है, तो वो दूसरा पेशेंट भी उसको देखा देखी अपने आप को मनोबल अपना तोड़ देता है। तो तो हमें इनका एक मनोबल कैसे कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारा सवाल ही था कि इनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, आप तो एक चिकित्सक के रूप में आपने कहा साइकेट्रिक बुला सकते हैं, लेकिन जो गांव घर में लोग हैं उनको किस तरह से हम उनको मनोबल बढ़ा सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिले तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें तो एक डिफिकल्टी जो आती है वो ये आती है क्योंकि ये एक कंटेजियस डिजीज है। तो आसपास के जो जैसे परिवार के लोग हैं जो नेगेटिव हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आ सकते। और मेन जो तकलीफ जो पेशेंट को होती है वो इसी चीज की होती है क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है, और एक अकेले ही उसे जंग लड़नी है एक तरीके से। तो वो जो मेन साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो अकेले होने की वजह से ज्यादा आ रही है। जैसे हॉस्पिटल भी है, अगर हॉस्पिटल में इलाज होता है और किसी का एक साथ का परिजन रुका होता है हॉस्पिटल में, तो मरीज को ये सारी समस्या नहीं आती है। बट कोरोना का इलाज एकदम ही उल्टा है, हम किसी को एंटर नहीं होने दे सकते उस वार्ड में या मरीज के बाजू में। तो वो एक दिक्कत आती है। दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि घर में यह है कि आप कांटेक्ट, मतलब आजकल जैसे मोबाइल है उस पे जिस तरीके से हमने भी कम्युनिकेट किया हुआ है कि हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये आसपास के जो आस पड़ोसी हैं या किसी के फ्रेंड्स हैं या और रिलेटिव्स हैं, अगर वो रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखें पेशेंट्स के साथ, या जब वो आइसोलेशन में स्पेशली तब, तो मेरे हिसाब से इस चीज को हम थोड़ा सा टैकल कर पाएंगे और
थोड़ा सा इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको कम कर पाएंगे। जी सर यहाँ पर एक सवाल आया है कि एक तो सर्दी नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, फिर भी अगर ये लोग टेस्ट करवा रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, और जब पॉजिटिव आ रही है तो इस पर क्या करना चाहिए इन लोगों को? कोई भी लक्षण ठीक है इन्हें सर, दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी कई केस हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आप को आइसोलेट करिए, और अगर कोई लक्षण, छोटा मोटा कोई लक्षण आ भी रहा है तो उसके लिए उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे बुखार के लिए बुखार की दवाई, और खांसी के लिए खांसी की दवाई होती है, स्टीम लेना होता है। तो अगर इस तरीके के भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और एकदम स्वस्थ है कोई इंसान, तो अपने आप को बस आइसोलेटेड रखें और मल्टीविटामिन लेते रहें। और कोई सिम्टम आता है या कुछ भी रहता है, अपनी मॉनिटरिंग जरूर करें, क्योंकि कोई भी अगर, मतलब थोड़ा सा एहतियात ये बरतनी होती है कि हमें देखना है, हमें खुद से देखना होता है कि कोई भी सिम्टम जैसे ही शुरू हो तुरंत उस टाइम दिखा लिया जाए। जी सर। क्योंकि सर आजकल टीकाकरण को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि टीकाकरण कराने के बाद बुखार आ रहे हैं या उससे कोई खतरा हो सकता है, और अब सरकार भी कह रही है कि टीकाकरण आवश्यक है, और जिस प्रकार से वर्तमान में बढ़ता हुआ कोविड संक्रमण है, अब उसको देखते हुए भी जो लग रहा है, अभी शोध सर्च भी उस पर हो चुका है कि जिस प्रकार से 72 दिन है उसके बाद दूसरा टीका लगेगा तो वो 84% से ऊपर वो कारगर सिद्ध होगा। तो थोड़ा इस संबंध में क्या कहना चाहोगे अब तमाम दर्शकों के लिए, डॉक्टर साहब? देखिए, हमने हमने खुद देखा है, मैंने पर्सनली अपनी फैमिली में भी देखा है कि जिन जिन लोगों को टीके लगे थे और वो अगर पॉजिटिव हो भी रहे हैं, तो उनके जो सिम्टम्स हैं या लक्षण थे या लंग इन्वॉल्वमेंट जो था उस डिजीज का, वो बहुत कम था। और जिन जिनको टीके नहीं लगे थे उनको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट या उनकी जो तकलीफ थी थोड़ी ज्यादा थी। तो ये तो, और ये बहुत ज्यादा लोगों में देखा गया, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार सेकेंड वेव जो कि इतनी ज्यादा आई थी, इस वेव में पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स उतने ज्यादा बीमार नहीं हुए जितने पिछली बार हुए थे। मतलब हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट उतने नहीं हो रहे हैं। और जहां तक टीके की बात होती है, टीका कोई इन्फेक्शन नहीं बचा सकता है, टीका उस इन्फेक्शन से होने वाला जो सिम्टम्स है उनको थोड़ा कम कर सकता है। तो टीका तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स जो शुरुआत में, और फ्रंटलाइन वर्कर्स शुरुआत में जो, जिनको पूरी डोजेज लग चुकी थी, तो उसमें अगर हम लोग संक्रमण में आ भी रहे हैं तो हमारा जो सिम्टम्स है वो बहुत कम है। और ऐसा, मतलब ये रूल गोल्डन रूल नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, एक्सेप्शंस ऑलवेज आर ऑलवेज देयर। तो बट ये है कि इन जनरल जो देखा गया है वो टीकाकरण के बाद सिम्टम्स में कमी देखी गई है काफी ज्यादा। जी सर, मतलब इसका साफ तौर से असर है कि टीकाकरण कराने के बाद कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो कम रहेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका अमूल्य समय हमने लिया है, इसी के साथ जिस प्रकार से ये दूसरी वेव है, पहली वेव पहले आई थी, दूसरी वेव आ चुकी है, बात अब तीसरी वेव की भी है, जिस प्रकार से अब जो तीसरा स्टेज इसका आएगा कोविड का, उसे कहा जा रहा है ये बच्चों पर इसका असर कुछ खासा ज्यादा दिखाई देगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है इस स्टेप का अर्थ? जी डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप पूछना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से हमें अभी थर्ड वेव के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें अभी पहले तो जो हम अभी कर रहे हैं या जिस चीज से जूझ रहे हैं उसके बारे में हम सोचें। और अभी से हमें जो मेन चीज का ध्यान देने की जरूरत है वो है डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि अभी जितने भी हमारे परिवार के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, वो अभी किसी को भी टीका नहीं लगा है, तो ऑब्वियसली उनमें ये बीमारी होने के चांसेस और ज्यादा है। तो हम जितना उनको संभाल के रखें, जितना सब लोग संरक्षित रहे। और इस बार की वेव में तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग तो संक्रमित हो ही गए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो घनी आबादी वाले एरिया में तो हो ही गए हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी भी अब डेवलप हुई है। लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस। थोड़ा हम भगवान की तरफ भी देखें कि हो सकता है कि आगे चल के थर्ड वेव शायद ना आए। देखिए, थर्ड वेव आने के जो है ये सारे, आप कह सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं। और जहां तक मैंने पिछली वेव में और इस वेव में देखा है, ये जो कोरोना का जो संक्रमण है वो कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बेसिक रूल जो किसी भी डिजीज का होता है वो फॉलो कर रहा हो।
हाँ, कुछ देश हैं जहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे थर्ड वेव फोर्थ वेव भी आई है, जैसे जापान है। तो इस तरीके से हो सकता है कि हमारे इधर भी हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी बन रही है, तो मैं तो चाहूँगा कि थर्ड वेव ना आए। और अगर यदि आती है तो हमें इसी वेव में ही उसके लिए तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और जैसा सरकार ने बोला भी है कि मेरे हिसाब से कि जितने बच्चों को अगर होना है तो हमें जो अपने अस्पतालों में अभी से ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम बच्चों के ट्रीटमेंट के लायक जो हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है वो तैयारी है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मैं जोत सिंह बिष्ट जी से कहना चाहूंगा, जोत सिंह बिष्ट जी, आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही। हाँ, तो, क्योंकि समय भी बढ़ता चला जा रहा है, अब आपका कोई सवाल है डॉक्टर साहब से तो आप अपनी बात को रखें। जोत सिंह नहीं, बिष्ट जी। आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल जी से बातचीत को यहीं पर अगर हम समापन की दिशा में ले जाएं, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब का समय भी देख रहा हूं, उनका हमने काफी समय ले लिया। लेकिन इस बात को हम सीरीज को जारी रखेंगे और इतवार को ठीक इसी समय फिर हम एक बार फिर और मिलेंगे एक नए डॉक्टर साहब के साथ में, और उनसे भी राय लेंगे, ताकि आज जिन लोगों ने देखा उनके मन में अगर कोई सवाल वो पूछ ना पाए तो अगले दिन पूछें, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी इसको देखें। जी जी डॉक्टर जी साहब, जी बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने अपना अमूल्य समय धन्यवाद जी। आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद हमें प्रदान किया है, और मेडिकल जी। संबंधित जितनी जो भी, चाहे वो फीवर से लेकर के कोविड से लेकर ही जो भी आपने अपनी बात को रखा है, हमारे तमाम दर्शकों ने उस बात को सुना है और उसको लिया है। मैं बहुत गहराई से सभी दर्शकों का, डॉक्टर साहब का और आदरणीय जोत सिंह बिष्ट जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया है अपने तमाम गढ़वाल, अपने कुमाऊं, अपने पहाड़ क्षेत्र के उन तमाम लोगों के लिए जो वर्तमान में इस फीवर के चलते जिन्हें बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम, इन तमाम चीजों को जो से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी ये जागरूकता के तहत एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अमूल्य समय जी हमने जी। लिया है आज के इस थैंक कार्यक्रम यू। में। मैं सजवान प्रोडक्शन की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं, थैंक यू और जी। धन्यवाद अदा करता हूं जोत सिंह बिष्ट जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा रूपरेखा तैयार की है। और इसी तहत हम लोग रविवार को भी एक कार्यक्रम और आयोजित करेंगे, और उसमें भी हमारे बीच में कई जो चिकित्सक हैं, जो जानकार हैं, वो हमारे बीच में रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों का, अपने सभी जितने हमारे अतिथिगण जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, जोत सिंह बिष्ट जी का और जी थैंक डॉक्टर यू अभिषेक जैन जी का। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर, आपका आपका अमूल्य समय हमने लिया है। इसी के साथ एक बार फिर से तमाम दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूं, और इसी के साथ ठीक 8 बजे हम लोग आज एक बार फिर से कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण के इस दौर के चलते जिस प्रकार से लोगों के अंदर नकारात्मक सोच ज्यादा आ रही है, उसको सकारात्मक तौर पर परिवर्तन करने के लिए हम लोग भजन संध्या का आयोजन आज रात्रि 8 बजे करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे जो कि थत्यूड़ रामलीला के राम के पात्र और आचार्य हैं, व्यास हैं, शास्त्री हैं, मनोज भट्ट जी, मनोज शास्त्री जी, उनका कार्यक्रम रहेगा। कल साय ठीक 6 बजे सूर्यपाल सिरवान पेज से हमारे बीच में उत्तराखंड की लता मंगेशकर, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा जी का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा ठीक 6 बजे कल रात्रि को, कल साय को, और सूर्यपाल सिरवान पेज से। और आज फिर से आपको सूचना दे दूं, आज रात्रि 8 बजे लाइव प्रसारण रहेगा, जिसमें कि भजन संध्या और आध्यात्म की बात होगी। वर्तमान के कोविड के इस दौर में जिस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, नकारात्मक सोच हमारे भीतर आई है, इसको सकारात्मक तौर से हम लोग संस्कृति के साथ, लोक संस्कृति के रंगों के साथ इसको सकारात्मक तौर से बदलने का कार्य करेंगे। और इसलिए हमारे बीच में मनोज कृष्ण शास्त्री जी, जो कि थत्यूड़ रामलीला के राम के पात्र हैं विगत कई वर्षों से, और वे इसमें अपनी भजन संध्या, वो संगीतकार भी, अच्छे संगीतकार भी हैं, और अपना संगीतमय जो भजन संध्या है उसका आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में ठीक 8 बजे जुड़े। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को। सभी लोग अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इन कार्यक्रमों का आनंद आप सभी लोग लेते रहें। बिल्कुल एक बार फिर से एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि लोग इस महामारी के चलते मर ही रहे हैं। अगर 5 लोग अगर वो लोग 5 लोग इसमें जान गंवा रहे हैं, तो 500 लोग सही भी हो रहे हैं। इसलिए हमने सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, और हमने इस महामारी को दूर भगाना है।
हमने अपने आप भी सचेत होना है, अपने पड़ोसियों को भी सचेत करना है, अपने समाज को भी सचेत करना है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं एक बार फिर से आज रात्रि 8 बजे भजन संध्या के साथ आप लोगों के बीच में।